बेटा इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा, हम लिख देते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रिएक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन reactions. A gas, A plus, देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन में अपने को दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रिएक्शन। अपने को कुछ आयोनाइजेशन रिएक्शन दे रखी हैं। आप आयोनाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग अच्छे से समझते हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उनसे रिलेटेड रिएक्शन को बोल देते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन, राइट। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है गैसियस में से, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं बेटा, और उससे रिलेटेड रिएक्शन को लिखा गया आयोनाइजेशन रिएक्शन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए गैसियस एटम है और ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ए को ए प्लस में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, और इस ड्यूरेशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो A1 है, यानी कि यहाँ जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यहाँ जो IP लगेगा उसकी वैल्यू क्या दी गई है बेटा, A1 दी गई है। ऐसे ही B प्लस को B प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो B2 है, राइट। ऐसे ही C प्लस को C प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो लिखी गई है C2, ये उसने दिया है। अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे। B से B प्लस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस में भी एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो बेटा, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या लिखी गई है, B1। C से C प्लस में कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी को C1 लिखा। ऐसे ही C+2 से C+3 में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस में भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको C3 लिखा, राइट। अब आपको कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, इफ मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ ए का मोनोवेलेंट पॉजिटिव यानी कि A+, वो कह रहा है इफ मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ ए का मोनोवेलेंट पॉजिटिव यानी कि ए के ऊपर A की प्लस है, कॉमा
डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ बी, बी का डाइवेलेंट यानी कि B+2 डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ बी यानी कि B+2 हो जाएगा बेटा, एंड ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन ऑफ सी यानी कि C+3 हो जाएगा ट्राइवेलेंट पॉजिटिव आयन, राइट। और इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कितने हैं, 0, राइट। अब एक बात अच्छे से समझ लो, मैं जैसे A में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको A+ में कन्वर्ट करूं, राइट, तो यहां जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको आप क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, राइट, उसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन को अपन x मान लेते हैं, प्रोटॉन को y मान लेते हैं। A मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम था, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन x है और उसमें प्रोटॉन y है। A+ में कन्वर्ट किया तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे x-1, लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या रहेंगे, y रहेंगे। अब मैं A+ में से इलेक्ट्रॉन निकाल के A+2 बना दूं, रिक्वायर्ड एनर्जी को मैं I2 लिखूंगा, लेकिन अब A+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, x-1, इलेक्ट्रॉन तो कितने थे A+ में, x-1, लेकिन और प्रोटॉन कितने थे, y। अब A+2 में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे बेटा x-2 और प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। भाई A में हमने कंसीडर करा कि इलेक्ट्रॉन x है, प्रोटॉन y है, A+ बनाया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया x-1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बाहर निकाला आपने, राइट, और प्रोटॉन उतना ही रहेगा। अब A+ से A+2 बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो x-1 से क्या हो जाएगा, x-2, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या रहेगा, y रहेगा। यानी कि हम A से A+ बनाएं, चाहे A+2 बनाएं, चाहे A+3 बनाएं, इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, राइट। A से A+ बनाएंगे तो x से x-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, A+2 बनाएंगे तो x-1 से x-2 हो जाएंगे, A+2 से A+3 बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है x-2 से x-3 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही रहेगा सब में, ये बात ध्यान रहे, राइट। तो ये कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इलेक्ट्रॉनों पे पड़ रहा है। और उसने क्या लिखा है कि A+, B+2, C+3 इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 0। अब हम उसकी एक एक बात को अच्छे से समझते हैं। A+ में इलेक्ट्रॉन कितना बताता है, 0। A+ में 0 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है बेटा, वो किसमें, A+ में। A+ में 0 है, इसका मतलब A में इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा बेटा, 1 रहा होगा। अरे भाई A+ में 0 इलेक्ट्रॉन है और A+ कब बना, जब A में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, तो इसका मतलब A में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। और क्या कहता है, B+2 में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, B+2 इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो B+2 में 0 है, इसका मतलब B+1 में एक इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, क्यों, B+ में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। अरे ये 0 है और इसमें इलेक्ट्रॉन वो कह रहा है कि 0 है, खुद कह रहा है, उसने कंडीशन लगा रखी है कि B+2 में इलेक्ट्रॉन 0 है, B+2 में 0 है, इसका मतलब B+1 से B+2 बना, एक इलेक्ट्रॉन हटाने से बना, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, B+ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, B+ में एक है तो B में कितना हो जाएगा, B से B+ कब बना, जब एक इलेक्ट्रॉन हटा, यानी कि B में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया, क्यों, जरा C+3 में बताओ। अब कह रहा है कि C+3 में इलेक्ट्रॉन 0, C+3 में 0 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, C+3 में 0 इलेक्ट्रॉन है तो C+2 में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब C+2 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो C+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 2, अरे बोलो, और C+2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो C में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3। सब एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। आप कह रहे हो C+3 में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब C+2 से C+3 बना तो C+2 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब C+2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, C+2 किससे बना, C+ से, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 माइनस कर दिया तब ये बना। अब C+ में जब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब C में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अब एक बात बताओ, A में प्रोटॉन कितने हैं, A में प्रोटॉन कितने हैं, A में 1 इलेक्ट्रॉन है, A न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन रहे होंगे। अच्छा, B में कितने प्रोटॉन होंगे, B के अंदर प्रोटॉन बताओ कितने होंगे, B के अंदर देखो, B में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, B में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब B में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन 2 हैं
ये न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। बी में 2 प्रोटॉन है, इसका मतलब बी प्लस में भी 2 प्रोटॉन है, और बी प्लस से बी प्लस 2 बनाऊंगा तो बी प्लस 2 में भी प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे, तो यहां प्रोटॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, ए न्यूट्रल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमने पहले देखा 1, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, 1। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे ही बी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो बी में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। अब आप बी प्लस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही रहेगा, राइट। अब मैं बी प्लस से बी प्लस 2 बनाऊंगा तो भी बी प्लस 2 में भी इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन तो फिर भी उतना ही रहेगा। अरे यार, आप ए से ए प्लस बनाओ, चाहे बी से बी प्लस बनाओ, चाहे बी प्लस से बी प्लस 2 बनाओ, जितने उसके न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, प्रोटॉन को नहीं। यह बात माइंड में रहनी चाहिए, क्लियर, राइट। अब आप बताओ मुझे, सी में कितने प्रोटॉन होंगे, सी में इलेक्ट्रॉन कितने, सी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सी में प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3। अब मैं आपसे पूछूं सी प्लस में कितने प्रोटॉन होंगे, बिल्कुल 3 ही होंगे। मैं आपसे पूछूं सी प्लस 2 में कितने प्रोटॉन है, 3 ही होंगे। मैं आपसे पूछूं सी प्लस 3 में प्रोटॉन कितने होंगे, आप बोलेंगे सर 3 ही होंगे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो, तो सी प्लस 2 में जरा प्रोटॉन बताओ कितने हो जाएंगे, 3 ही आएंगे। अरे जब सी में 3 प्रोटॉन है तो सी प्लस में भी 3 प्रोटॉन होंगे, सी प्लस 2 में भी 3 प्रोटॉन होंगे, सी प्लस 3 में भी 3 ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। फर्क प्रोटॉन पे नहीं पड़ेगा। आप +1 से +2 बना रहे हो, +3 बना रहे हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला स्टेटमेंट बहुत काम का है बेटा, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब किस में रिलेशन पूछा, अब वो कह रहा है हमने B2 वाला IP B प्लस से B प्लस 2 में कन्वर्ट होंगे, तो यहां जो एनर्जी चाहिए उसको B2 IP बोला है। ऐसे ही बेटा C प्लस 2 को C प्लस 3 में कन्वर्ट करेंगे तो जो IP चाहिए उसे C3 बोला है। A को A प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो जो एनर्जी चाहिए उसको A1 IP बोला है। वो कह रहा है कि B2 वाला IP C3 से ज्यादा होगा और C3 वाला IP A1 से ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें चाहिए B2 C3 A1, इनका ऑर्डर सही है कि नहीं। तो बाकी को हम रफ कर देते हैं। हमें एक तो B2 चाहिए, राइट, A1 चाहिए, C3 चाहिए, ये चाहिए, बाकी को रफ कर देते हैं। बाकी अब हमारे कोई काम के नहीं बचे। अरे ये कोई यूजफुल नहीं है मेरे, हाँ भाई, इन तीनों में रिलेशन पूछा है उसने B2 C3 A1, इसमें आपको रिलेशन बैठाना है, क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, C3 क्या है, C3 है क्या, C प्लस 2 को C प्लस 3 में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो C3 है। B2 क्या है, B प्लस को B प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है। A को A प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो A1 है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इलेक्ट्रॉन तीनों में एक है। इसमें प्रोटॉन 1, इसमें प्रोटॉन 2, इसमें प्रोटॉन 3। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कौन अप्लाई करता है, प्रोटॉन। अरे चाहे एटम हो चाहे आयन हो, उसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन देने का काम कौन करता है, प्रोटॉन। चाहे वो एटम के इलेक्ट्रॉन हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो किसी कैटायन के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन हो, उन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन प्रोवाइड कराने का काम न्यूक्लियस के प्रोटॉन करते हैं। तो अब आप बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन तीनों में कितना है, एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तीनों में। प्रोटॉन वेरिएबल है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 और इसमें 3। अब इलेक्ट्रॉन सब में 1 है, अट्रैक्शन जिनको लेना है वो 1 है यहां, और जिसको अट्रैक्शन देना है वो 3 है। इसमें जिसको अट्रैक्शन लेना है वो 1 है, अट्रैक्शन देने वाले 3 है। या अट्रैक्शन लेने वाला 1 है और अट्रैक्शन सप्लाई करने वाले 2 है, या अट्रैक्शन लेने वाला 1, सप्लाई करने वाला 1। इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगेगा, कौन लगाएगा, प्रोटॉन, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील करता है,
आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक्चुअल में जितना अट्रैक्शन फील करता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पे कौन अप्लाई करता है? न्यूक्लियस का प्रोटॉन अप्लाई करता है। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन तो 1 1 है, प्रोटॉन वेरिएबल है, प्रोटॉन 1 2 3। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन लेने वाला एक है, अट्रैक्शन देने वाले 3 है। बड़ी खूबसूरत बात है, जिंदगी संवर गई इसकी। अट्रैक्शन लेने वाला एक, अट्रैक्शन देने वाले 3। भाग्यशाली है ये। तो पर इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है भैया, अट्रैक्शन काफी ज्यादा मिलेगा बेटा, अट्रैक्शन काफी ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। अट्रैक्शन सप्लाई करने वाले 3 हैं, अट्रैक्शन लेने वाला 1 है। तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किस में लगेगा? इस वाले केस में जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, फिर इस वाले में, और सबसे कम जेड इफेक्टिव इस वाले केस में होगा। और वी नो दैट IP is directly proportional to Z effective। जिसका Z effective ज्यादा होता है उसका IP भी ज्यादा होता है। IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z effective। और बेटा इस केस में Z effective मैक्सिमम आने वाला है इन तीनों में से, राइट। अट्रैक्शन लेने वाले तीनों में एक एक है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन देने वाला एक, अट्रैक्शन देने वाले 2, और इसमें अट्रैक्शन सप्लायर 3 है। तो अट्रैक्शन रिसीवर एक है, अट्रैक्शन सप्लायर 3 है। तो भैया अब आप बताओ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, इसमें Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, और IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। तो बेटा ऑर्डर बनेगा C3, ये IP सबसे ज्यादा बनेगा, फिर बनेगा बेटा बिट्टू A1, C3B2A1। क्या बनेगा बेटा? C3B2A1। तो क्या ये ऑर्डर सही है? नहीं, इनकरेक्ट ऑर्डर दिया उसने हमें। C3 पहले आता, फिर B2 आता, फिर A1 आता, फिर ऑर्डर सही होता, राइट। तो उसने हमें जो ऑर्डर दिया वो इनकरेक्ट दिया। यही पूछा था हमसे कि ये ऑर्डर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। Next question. Find out the value of x plus y plus z in S3PO3 molecule. Right? Here x is equals to number of lone pair, y is equals to number of sigma bond, z equals to number of pi bond। ठीक है, आपको S3PO3 मॉलिक्यूल के अंदर x प्लस वाई प्लस z इन तीनों का टोटल निकालना है। x या नंबर ऑफ लॉन पेयर है, y नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, z नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अच्छे से देखना बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप S3PO3 के स्ट्रक्चर बनाओगे। आपका फर्स्ट काम क्या है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। सबसे पहला काम है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। अब S3PO3 को ऑब्जर्व करो बेटा। अब S3PO3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो हमने कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं। पहला रूल हमने क्या बता रखा है आपको बेटा, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम। अच्छे से कान पकड़ लो और ये बात दिमाग में सेट कर लो, हाइड्रोजन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट, लीस्ट EN एटम इज सेंट्रल एटम। लीस्ट EN एटम इज सेंट्रल एटम। जब हम किसी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रूल नंबर फर्स्ट का आप ध्यान रखेंगे कि आप हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम नहीं बनाएंगे। दूसरा, लीस्ट EN एटम को आप सेंट्रल एटम बनाएंगे। और थर्ड,
सेंट्रल एटम ट्राई टू अचीव इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम ट्राई टू अचीव इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम जो है ना बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। मैक्सिमम कोवेलेंट, जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसका मतलब नहीं सब मैं तो 200 400 बना दूंगा, ऐसा नहीं। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेगा। सेंट्रल एटम ट्राई टू अचीव इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी, राइट। वो अधिकतम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक। चलो, तो बेटा H3PO3 में हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। फास्फोरस और ऑक्सीजन, इन दोनों में से फास्फोरस की EN कम होती है, तो ये लिस्ट EN एटम का। हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम। इन दोनों में से EN किसकी कम है? फास्फोरस की। तो फास्फोरस क्या है बेटा? सेंट्रल एटम बन जाएगा। सेंट्रल एटम बना फास्फोरस। उससे कितने ऑक्सीजन लगे? 3, 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दी, राइट। अब उससे हाइड्रोजन कितने लगे? 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब आप देखो सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 2 3। सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3। जबकि सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है। यहां पर सेंट्रल एटम फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 हो सकती थी, लेकिन 5 नहीं है। यहां सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि कैपेसिटी कितने की है? 5। तो सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में जाने की कोशिश करेगा। तो बेटा इस OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देंगे। OH बॉन्ड को ब्रेक करके इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन को लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो ये यहां से रिमूव होगा H+ की फॉर्म में। किस फॉर्म में रिमूव होगा? H+ में। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बॉन्ड बनेगा तो फास्फोरस के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बेटा OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये तो डबल हो जाएगा। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहां से H रिमूव हो जाएगा H+ की फॉर्म में। अब ये P नेगेटिव और H+, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को देख करके टूट के पड़ेंगे, चिपक जाएंगे। अरे बोलो, सर मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा, नेगेटिव वाले को अलग, पॉजिटिव वाले को, मैं तो वो बन जाऊंगा अमरीश पुरी, राइट। ऐसा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव जो है अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। राइट। तो बेटा ये P नेगेटिव और H+ आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? PH। अब जरा देखो फास्फोरस ने कितनी वैलेंसी होगी? 1 2 3 4 5। तो यहां फास्फोरस ने अपनी 5 वैलेंसी कर ली है पूरी। 5 कोवेलेंट बॉन्ड फास्फोरस ने बना लिए हैं, 5 ही बनाने की उसकी कैपेसिटी है। तो हमने 3 रूल को फॉलो किया। हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। लीस्ट EN एटम सेंट्रल एटम होता है, बिल्कुल है। सेंट्रल एटम ट्राई टू अचीव इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी, करने की कोशिश करता है, करवा दिया। 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 बनाने की कोशिश करता है, 5 बनवा दिया, राइट। ये इसकी सही पिक्चर बन गई, राइट। अब इसमें निकालेंगे बेटा अपन Z की वैल्यू। क्या निकालेंगे? Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोड ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को आप जोड़ देंगे उसमें, माइनस मोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देंगे, राइट, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, जितने भी मोनोवेलेंट एटम है उनको आप जोड़ दोगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, राइट। Z कैसे निकालोगे बेटा? Z इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, उसके अंदर उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस उसमें नेगेटिव चार्ज को जोड़ दोगे, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दोगे, और मोनोवेलेंट एटम जितने भी हैं उनको जोड़ दोगे। मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, राइट। अब सेंट्रल एटम कौन है बेटा? फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 15। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 तो 4 से 10 तो 12 और 3 15, ठीक।
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने वैलेंस? ये आउटर मोस्ट शेल है, दोनों को मिला के थर्ड शेल जो है, ये भी थर्ड है ये भी थर्ड, दोनों आउटर मोस्ट शेल है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 3 इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 5। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल वाले? 5। तो Z इक्वल्स टू आ गया 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5 प्लस नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कितने मोनोवेलेंट एटम है? 3। भैया हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम होता है, 3 हाइड्रोजन एटम वहां पर है, तो 3 हो गया। 5 + 3 8, 1/2 आगे है, तो Z इक्वल्स टू आ गया 4। Z की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4। अब आपको लॉन पेयर बताना है, तो Z माइनस क्या करोगे बेटा? सराउंडिंग एटम, Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। लॉन पेयर निकालने का तरीका है कि Z में से सराउंडिंग एटम को माइनस कर दो। Z की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। अब सराउंडिंग एटम, ये सेंट्रल एटम है। अब इस पिक्चर को देखो तो सराउंडिंग में कितने दिखते हैं? 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। बच्चे का दिमाग खराब। 4 - 6 = -2 नंबर मिलेगा माइनस। सर देखो ना, आपका दिमाग खराब हो गया। ये सेंट्रल एटम रहा, 3 ऑक्सीजन रही, 3 हाइड्रोजन रही, 6 हो गए ना सराउंडेड। नहीं बेटा, पहले आपका काम पिक्चर बनाना है, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। यह सेंट्रल एटम है, तो सराउंडिंग एटम 1 2 3 4 ही हुए, 4 ही सराउंडिंग है। ये हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से अटैच है, न कि फास्फोरस से। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है, न कि फास्फोरस से। तो बेटा सराउंडेड एटम कितना हुआ? 1 2 3 4 सराउंडेड एटम है इसके पास, 1 2 3 4। तो राइट, 4 - 4 लॉन पेयर आ गया बेटा 0, यानी कि सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। क्लियर? सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई कि इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं है। अब इस ऑक्सीजन के पास चेक कर लो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सर आपको पता किसी चलता है रे? 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। अब बेटा इधर देखो, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई, इधर p के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो गई। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हाइड्रोजन के साथ कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग p के साथ कर ली, तो भी जरा देखो बेटा, एक सेट ये बच गया और एक सेट ये बच गया, यानी कि इसके पास 2 लोन पेयर है। अरे बोलो, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 2। ऐसा ही इसमें हो जाएगा, इसमें भी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अरे बोलो, कैलकुलेट क्या करना है आपको? x + y + z, राइट? तो x + y + z, x की वैल्यू कितनी आई बेटा? अरे बोलो, ये वाला z नहीं है वो, या z का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चलो ठीक। y का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। x का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो p के पास तो है नहीं लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 पूरा सेट कितना होता है? पेयर 1 2 3 4 5 6। तो बेटा लोन पेयर आ गया 6। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, सिंगल के अंदर बेटा 1 सिग्मा, राइट? डबल में बेटा 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में बेटा 1 सिग्मा और 2 पाई, राइट? सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा, डबल 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। बताओ जरा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4 5 सिग्मा तो ये हो गए। डबल में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल सिग्मा हो गए 6। 1 2 3 4 5 तो इनमें ही हो गए सिग्मा। डबल में भी 1 सिग्मा और 1 पाई, तो सिग्मा हो गए टोटल 6। अच्छा, पाई कहां मिलेगा? डबल में। डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो इसमें 1 पाई हो गया। तो 6 + 6 + 1 कितना आ गया? 30। ये वाला जेड मत जोड़ देना, यहां जेड का मीनिंग दिया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कर लोगे बेटा आप? तो अगर वो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देता है तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, जेड निकाल लेना, और जेड में से सराउंडिंग एटम को माइनस करोगे तो लोन पेयर आ जाएंगे किसके पास? सेंट्रल एटम के पास, राइट? क्लियर? फिर वो जो भी इक्वेशन आपसे पूछना चाहता है आप उसको बता देना। कर दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई फॉर XeOF4, right? Here x is equals to number of sigma bond, y is equals to number of lone pair on central atom. अब की बात टोटल lone pair नहीं बताने, lone pair किसके कौन से वाले बताने, केवल सेंट्रल एटम वाले। अब की बात टोटल लोन पेयर नहीं पूछे बेटा, कौन से वाले पूछे, सेंट्रल एटम वाले, ठीक है। तो आपसे पूछा x माइनस वाई किसके लिए, XeF4 के लिए। तो आपका सबसे पहला काम है कि XeF4 की स्ट्रक्चर बनाओ, राइट। तो सेंट्रल एटम चेक करते हैं, जीनोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से लीस्ट EN एटम जो है वो जीनोन है। तो जीनोन क्या बनेगा, सेंट्रल एटम। जीनोन क्या बन जाएगा बेटा, सेंट्रल एटम, राइट। अब जरा देखो, जीनोन ने 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन जोड़ने आपको, 1 2 3 फ्लोरीन हो गया, ये चौथा फ्लोरीन। 4 तो फ्लोरीन लगा दिए, एक ऑक्सीजन लगाना है और एक ऑक्सीजन लगा दिया, राइट। 4 फ्लोरीन लगा दिए और एक ऑक्सीजन लगा दिया। क्यों बेटा, देखो जीनोन जो है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एटॉमिक नंबर होता है 54, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 5s2 5p6 और आगे 5d0, राइट। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। 5p में कितने हैं बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6। 5d में कितने हैं, 0, राइट। अब आप इसका एक 5p वाला इलेक्ट्रॉन अगर आप 5d में भेज दोगे, अभी तक तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर है, पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जीनोन वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जीनोन कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहां तो जीनोन ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका मतलब जीनोन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो उसकी ग्राउंड स्टेट में तो है नहीं, तो हम जीनोन को एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। किस में भेजेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो 5p का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करा दो, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 कुआरे हो जाएंगे, 2 कुआरे हो गए। अगर ये वाला भी जंप करा दूं तो बेटा 1 2 3 4 कुआरे हो जाएंगे। ये वाला भी इधर जंप करा दूं तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कुआरे हो जाएंगे। लोग सर घर बसाते हैं, आप तलाक करा रहे हो, क्या करें भाई, हमारा काम यही है। इस वाले को यहां भेज दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि जीनोन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर पहले पेयर को अनपेयर करवाएंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगले वाले को भी अनपेयर कराया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, अगले वाला तलाक कराया तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उससे भी अगले वाले का तलाक कराया तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। तो अब हमने देखा जीनोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 2 बनाएगा, 4 बना सकता है, 6 बना सकता है या 8 बना सकता है, राइट। इससे हमने पता कर लिया जीनोन या तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या 4 या 6 या 8, जितने अनपेयर्ड होंगे उतने बनाएगा। अब मैंने 1 2 3 4 फ्लोरीन लगा दी। फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम होता है। फ्लोरीन कैसा एटम है, मोनोवेलेंट, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड बना दिए फ्लोरीन ने 4, 1 2 3 4 के बाद क्या 5 का ऑप्शन है, क्या आप ऐसे बना सकते हो, XeO है, लो ना सर, ये देखो 4 तो फ्लोरीन लगा दिए, 1 2 3 4 एक ऑक्सीजन। तो जीनों ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5, हो सकता है क्या, नहीं, 2 4 6 8, कितने बनाएगा, 2 4 6 8, 5 पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो बना दूंगा, बना देगा तो प्रसाद ले लेगा एग्जाम में। तो बेटा एग्जैक्ट पिक्चर क्या बनी, चल जीनोन के पास एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं बेटा, राइट। जेड निकालो, जेड इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8। जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8।
राइट। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव को माइनस कर देते हैं, नहीं है लेकिन। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, 4 मोनोवेलेंट एटम, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 1/2 आ गए तो Z इक्वल टू आ जाएगा 6। लॉन पेयर क्या आ जाएगा बेटा, Z माइनस 6 माइनस सराउंडिंग एटम। लॉन पेयर निकालना है तो Z माइनस सराउंडिंग, Z कितना है बेटा 6, सराउंडिंग एटम 1 2 3 4 5, 6 माइनस 5, लॉन पेयर कितना आ जाएगा 1। ये अभी हम इसकी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे, ज्योमेट्री तो हमने पढ़ा रखी है आपको किसके अंदर, अरे बोलो Z की वैल्यू 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, लेकिन ये पिक्चर sp3d2 के हिसाब से अभी नहीं है। समझ में आ गई बात, वो बाद की बातें हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिलहाल हमारा टारगेट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम ज्योमेट्री वाले मुद्दे पे नहीं है, शेप वाले मुद्दे पे नहीं है, तो टेढ़े मेढ़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई टेंशन नहीं हमको, राइट। लॉन पेयर आ गया 1, तो जीनॉन के पास एक लॉन पेयर है, ये क्लियर हो गया। आपसे क्या पूछा गया, x माइनस वाई पूछा है। x क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा तो होगे, डबल में भी एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गए, माइनस वाई, वाई क्या है बेटा, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के, इसके लॉन पेयर नहीं पूछे अब की बार, केवल किसके पूछे, सेंट्रल एटम के, एक ही है, 5 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 4। कर लेंगे आप बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा, आपको कुछ उसने मॉलिक्यूल या कंपाउंड दे रखे हैं, XeFN दिया हुआ है, XeF+N+1 दिया हुआ है, ऐसे आपको कुछ कंपाउंड उसने दे रखे हैं और वो ये कह रहा है कि N की जगह 4 रखना है। तो N की जगह 4 रखूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये XeF4 बन जाएगा, या N की जगह 4 रखो, N की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, XeF+N+1 कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, XeF-N+1, 4 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 5, N+1 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, XeF-N+1 4 + 2 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, XeF-2
n की वैल्यू कितनी दी है बेटा 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पिक्चरें बनी हैं ये वाले मॉलिक्यूल, ये वाले जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सर्कल वाले 1 2 3 4 5, इन सब की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले इन सब के स्ट्रक्चर बनाओगे, जेड निकालोगे और इनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर निकालोगे। इसके सेंट्रल एटम के पास भी लोन पेयर निकालोगे, इसके सेंट्रल के पास, इसके सेंट्रल एटम, इसका सेंट्रल एटम और इसके सेंट्रल एटम, इन सब के पास आप लोन पेयर निकालोगे और जितने भी लोन पेयर आएंगे सेंट्रल एटम के पास उनको आप बोलोगे क्यू। एक पिक्चर में नहीं, इस 1 2 3 4 5 इन पांचों मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके पास जो लोन पेयर है उन सबका जो टोटल है वो क्या है बेटा क्यू है। क्लियर। और पी का मतलब क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन ऑल मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर का मतलब उसमें सिग्मा भी आ जाता है, पाई भी आ जाता है। क्या आ जाता है, सिग्मा भी और पाई भी। बाय डिफॉल्ट यहां सारे ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, राइट। सारे के सारे क्या बनेंगे यहां, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको P क्या लिखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, हाँ इसके सिग्मा बॉन्ड, इसके सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पांचों पिक्चर में 1 2 3 4 5, इन पांचों पिक्चर में टोटल जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसको आप P लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे, P। P किसको लिखोगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों पिक्चर को बनाने के बाद इसमें जितने भी टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे बेटा P। और Q क्या है, सेंट्रल एटम के पास जितने भी लोन पेयर, एक पिक्चर में नहीं जितनी भी हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू तो आनी चाहिए 28, Q की वैल्यू आनी चाहिए 7 और ये P/Q आना चाहिए 28/7, यानी कि 4 आंसर आना चाहिए। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। आंसर मैंने लिख दिया है, P की वैल्यू 28 आनी चाहिए, Q की वैल्यू 7 आनी चाहिए और इनका रेशियो जो है वो बेटा 4 आ जाना चाहिए। आप घर पे इसके प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर।